हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। हमने यहाँ पे हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट तक हम आ गए हैं। आज हमें स्टडी करना है अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स कैसे बनते हैं? सो व्हाट इज़ गैमेट्स? सबसे पहला ये सवाल आता है। सो गैमेट्स क्या होते हैं बच्चों? हमने जो वाला कंसेप्ट देखा था मेंडल वाले में कि अब मेंडल कहाँ से बीच में आ गया। हर एक चैप्टर हर दूसरे चैप्टर के बीच में आने ही वाला है, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। सो गैमेट का क्या मतलब होता है? जब किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या है, पेरेंट्स कितने रहते हैं? दोनों पेरेंट्स के पास से इंडिविजुअली गैमेट्स आते हैं। पेरेंट्स होते हैं डिप्लॉयड यानी इनमें क्रोमोसोम का डबल सेट होता है, एंड ये जो गैमेट बनाते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज गैमेट्स दोनों पेरेंट्स से इंडिविजुअली आने वाले हैं, यानी कि n+n अल्टीमेटली दोनों गैमेट का जब फ्यूजन होगा, मिक्सिंग होगा, इसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है ये होगा डिप्लॉयड यानी कि 2n। इसीलिए गैमेटोजेनेसिस होता है या फिर गैमेट्स फॉर्म होते हैं। सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? सिंपली जेनेसिस इस वर्ड का मीनिंग होता है टू फॉर्म या फिर बनना, बनाना। सो गैमेटोजेनेसिस मीन्स सिंपल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन बोथ द पेरेंट्स। सो गैमेटोजेनेसिस ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कहाँ पे हो रहा है? हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में जो गैमेट फॉर्म होने का प्रोसेस है इसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ओके, द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। अभी बात कर लेते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स की। सो इन केस ऑफ मेल, मेल का है बच्चों ये होता है स्पर्म, फीमेल्स में होता है एग या फिर ओवम। ठीक है, सो ये हो गए भाई ह्यूमंस के गैमेट का फॉर्मेशन। अभी जो गैमेट फॉर्म होते हैं ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? सो ये होते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, जो कि गोनाड्स में प्रेजेंट होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से यानी क्या है? जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटा लगता है, सो आटा है उसका इनिशियल वाला स्टेज। सो उसी तरह से गैमेट को बनने के लिए जो पहला जर्म सेल होता है ये रिस्पेक्टिव, मतलब कि मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में, उनके जो गोनाड्स होते हैं वहाँ पे ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, जो आगे चल के गैमेटोजेनेसिस के थ्रू गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्पर्म प्रोडक्शन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके वर्ड में ही इसके इस टर्म में ही हमें इसका मीनिंग दिखाई देता है। स्पर्म जेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कैसे होता है? ये होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म होते हैं मेल के गैमेट्स। यस, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोमा भी कहा जाता है। एंड अगेन ये कहाँ से बनने वाले हैं? जर्मिनल इपिथेलियम से बनते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम कहाँ पे होती है? टेस्टिस से। टेस्टिस क्या है? ये है गोनाड, जो हमने लास्ट डेफिनेशन में देखा। सो दिस इज गोनाड। गोनाड यानी रीजन जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर सिंपली द ऑर्गन विच आर रिलेटेड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सभी को गोनाड्स कहा जाता है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है टेस्टिस में। मेल में होता है टेस्टिस। इस टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट कि ये कैसे होता है, इसका इनिशिएशन कैसा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सो सबसे पहले स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है व्हेन प्यूबर्टी कम्स। प्यूबर्टी के बारे में हमने देखा था, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई मेल रेडी हो जाता है या फिर वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, इसे कहा जाता है प्यूबर्टी, जो कि 10 से 14 साल के बीच में आ ही जाती है। सो जैसे ही प्यूबर्टी ऑन होती है या फिर प्यूबर्टी आ जाती है, इस वाले स्टेज में क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस हमारे सीएनएस का पार्ट है, जो कि काफ़ी सारे सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। इन्हें डिटेल में हमें एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में स्टडी करना है, बट अभी के लिए इतना याद रखो, हाइपोथैलेमस ब्रेन का या फिर सीएनएस का एक पार्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जो काफ़ी कुछ रिएक्शंस या फिर काफ़ी कुछ केमिकल लोचा जो होता है हमारे बॉडी में, इसको कंट्रोल करता है। सो चलिए चलते हैं। अभी हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? ये सिक्रीट करता है GnRH।
भाई अब ये क्या गड़बड़ी है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देखा है हमने लास्ट वाले लेक्चर में। ओके, देन अभी ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कारण वहां पे इंक्रीज हो जाता है एफएसएच, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं भाई हम। और इसी के कारण फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इंड्यूस होता है या फिर स्टार्ट होता है। सो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस का कहानी। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, अगेन टीएस ऑफ टेस्टिस की तरफ मैंने आपको लेकर आ गई हूँ। ये आपकी बुक में दिया हुआ एक सुंदर सा डायग्राम है। सो देखो बच्चों, यहाँ पे ये है टीएस ऑफ टेस्टिस, इसमें ये एक एक जो गोल नजर आ रहे हैं इसे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें एक्चुअल स्पर्म का सिंथेसिस होता है। सो अभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय द सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, जिसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। ये कौन से हैं, आपको यहाँ पे ईच सर्कल में कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं जो डायरेक्टली इसके बॉर्डर पे अटैच है। यस, कैन यू सी दिस, यस। सो ये वाले सेल जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बॉर्डर को इस तरह से अटैच है, इन्हें कहा जाता है एपिथेलियल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जिन्हें कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। अभी क्या होने वाला है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है इन्हीं के ऊपर प्रोसेस होता है और स्पर्म बनते हैं। आपने अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखा सो यू कैन सी कि यहाँ पे इस सेल्स का साइज या फिर शेप कम कम होते जा रहा है एंड एंड में बीच का जो यहाँ स्पेस है यहाँ पे स्पर्म नजर आ रहे हैं। ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो क्यूबॉइडल सेल्स थे हमारे, यही क्या कर रहे हैं, आगे चल के स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में फेजेस इन्वॉल्व है और वो भी है 3 फेजेस। कौन कौन से है, पहला वाला है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। सेकंड वाले में आता है चलो मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनको मारना तो नहीं, इनको जिंदा रखना है, दैट्स वाई वहाँ पे उनका ग्रोथ होना काफी जरूरी होता है। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उनका होगा ग्रोथ। चलो भाई अब ग्रोथ भी हो गया, अभी क्या चाहिए, अभी मैचुरेशन वाला फेज। सेम जिस तरह से ह्यूमन का होता है उसी तरह से यहाँ पे स्पर्म के फॉर्मेशन के भी फेजेस होते हैं। सो याद कैसे रखना है, पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हो गई है ग्रोथ। अभी भाई बच्चा तो बड़ा हो गया बट उसको मैच्योरिटी भी आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई एट द लास्ट थर्ड वाला स्टेज होने वाला है स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। सो ये तीनों भी फेजेस है इन द स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्म के फॉर्मेशन में, तीनों स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। अभी 1 बाय 1 हमें देखना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है एक डायग्राम जो आपको आपके बुक में दिया है अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। एक क्विक रिवीजन या फिर एक क्विक आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में कैसे होने वाला है ये फेज। सो देखो बच्चों, फर्स्ट है प्रीमोर्डियल सेल जो कि है डिप्लॉयड या फिर 2n। सो इस 2n से यहाँ पे हुआ है माइटोसिस, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, जो फर्स्ट वाला फेज है मल्टीप्लिकेशन। 1 से बन गए 2, फिर इन दोनों से बन गए भाई 4। ओके, अभी ये जो स्टेज है ये है मल्टीप्लिकेशन वाला फेज। अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्रोथ का फेज क्या है। इसमें से किसी एक इंडिविजुअल को उठा लिया, उठाने के बाद अभी यहाँ पे ग्रोथ फेज के लिए ये अंडरगो होता है मियोसिस 1 के, और अगेन भाई इससे बनने वाले हैं 2 सेल्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी इन 2 से वापस एक मियोसिस होने वाला है, इन 2 से बन जाएंगे 4 स्पर्मेटिड्स। अभी ये वाला जो स्टेज है ये है हैप्लॉइड स्टेज एंड इनका ग्रोथ होने के बाद फिर बन जाता है भाई ये एक एक स्पर्म। सो ये एट द एंड में बन गया है स्पर्मेटोजोआ। डोंट वरी, हम इसे डिटेल में लेने वाले हैं, बस एक आपको सुपरफिशियल आइडिया देने के लिए इस डायग्राम को लिया था हमने। तो सिंपल क्या है, देखो इस डायग्राम में फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ, एंड ग्रोथ के बाद ये वाला जो फेज है ये है मैचुरेशन वाला फेज। 1 बाय 1 देखते हैं अभी। यस, चलो मेरे साथ। ओके, सो फर्स्ट वाला है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणाकार, एक दूसरे में गुना करना और संख्या को बढ़ा लेना। सो उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो कि नेचर में डिप्लॉयड होते हैं, इनके साथ ये कहाँ पे है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इस तरह से। ओके,
ये है सभी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड है या फिर 2n है नेचर में। अभी क्या होता है, इनका होता है माइटोटिक डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इनमें काफी सारे नंबर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि काफी सारे सेल्स अभी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। ओके, बट अभी क्या है बच्चों, ये माइटोटिक डिवीजन है, दैट्स वाई ये सब अभी भी 2n यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में ही है। अभी ये जो डिप्लॉयड है यानी कि इनमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, सो यहाँ पे होते हैं 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कुछ भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन फेज में आपको जो कंफ्यूज करे। सिंपल क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्म सेल्स थे जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, बस इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड जो सेल बनने वाले ये अगेन डिप्लॉयड है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इनमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अभी है नेक्स्ट वाला स्टेज जो कि है आपका ग्रोथ फेज, यानी कि बढ़ रहे हैं ये लोग, बढ़ रहे, इनका ग्रोथ हो रहा है। सो ग्रोथ कैसा होता है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप कर देते हैं अपना डिवीजन। अभी ग्रोथ किसका हो रहा है, सो जो सेल्स अपना सेल डिवीजन को स्टॉप कर रहे हैं, आराम से बैठे 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 इंसान मोटा हो जाता है। सो सेम इनका डिवीजन नहीं हो रहा, जो बच गए हैं इन्होंने स्टार्ट किया है अभी ग्रोथ, यानी ये अभी साइज में बढ़ रहे हैं, ग्रो इन देयर साइज। क्यों, क्या जरूरत है भाई ग्रोथ की, सो सिंपल है, इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कब कन्वर्ट होते हैं और क्यों कन्वर्ट होते हैं, अभी जो इंसान बैठा हुआ है, हम क्यों मोटे होते हैं, खा पी के चर्बी बढ़ा लेते हैं बॉडी में, इसका मतलब है फूड का अक्यूमुलेशन कर लेते हैं। जो सिंपल यहाँ पे भी जो स्पर्म्स है जिनका सेल डिवीजन नहीं हो रहा, जो आलसी बन के बैठ गए हैं, इनमें क्या होता है, फूड का स्टोरेज हो जाता है, फूड का अक्यूमुलेशन हो गया और अभी वो वाले स्पर्म सेल्स खा पी के मोटे हो गए। सिंपल यही है, ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोजोआ है जो कि जिसका डिवीजन यानी इनका टुकड़ा होना अभी स्टॉप हो गया है। फिर उन्होंने क्या किया, खाना खाया, दैट इज फूड अक्यूमुलेशन, फूड को अक्यूमुलेट कर दिया अपने बॉडी में और ये बन गए भाई मोटे। या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये है इनका ग्रोथ फेज। क्या है ये इनका ग्रोथ फेज, खा पी के फूल गए हैं, ये हो गया है ग्रोथ फेज ऑफ अ स्पर्म। सेकंड वाला फेज भी काफी इजी है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी आती है थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात जो है मैचुरेशन फेज, इसमें लगाना है थोड़ा सा दिमाग, तो चलो देखते हैं क्या है मैचुरेशन फेज। अभी इसमें इन्वॉल्व होता है रिडक्टिव डिवीजन या फिर जिसे हम मियोटिक डिवीजन कहते हैं। क्या है भाई अभी ये रिडक्टिव डिवीजन, मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो गया है। अभी जो एक स्पर्म या फिर जो एक सेल आगे बढ़ा है, इसका होने वाला है मैचुरेशन। इसके लिए इससे पहले जाना होता है थ्रू अ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, कट हो जाता है, यानी कि 2 से 1 रह जाता है, दैट इज डिप्लॉयड। अभी बनने वाले हैं हैप्लॉयड। यस, सो यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल थे वो बन गए हैप्लॉयड। क्यों हुए हैं, बिकॉज ये मियोसिस 1 के अंडर गए हैं। और अगर एक सेल के ऊपर होता है दिस मियोसिस या फिर जो रिडक्शन वाला डिवीजन है, अगर एक सेल के साथ होता है, देन उसमें जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे और एक सेल से बनने वाले हैं 2 हैप्लॉइड सेल। सो यही है मैचुरेशन फेज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया है, मियोसिस 1 हो गया है, जिसके कारण अभी हमें हैप्लॉइड सेल्स मिले हैं और जो कि है नंबर में 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले हैं और इन्हें हम बोल सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि सिंगल एन से इसको डिनोट किया हुआ है। अभी देखो बच्चों, इनमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, ये पेयर नहीं है, 23 क्रोमोसोम है, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड कहा गया है या फिर सिर्फ एन कहा गया है। अगर ये 2n होते तो इसमें क्रोमोसोम होते 46 या फिर 23 पेयर यानी जोड़ियां होती 23। ठीक है, नाउ अभी क्या होता है बच्चों, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये जाते हैं सेकंड फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस 2। यहाँ पे 2 मियोसिस हुए हैं जो हमने इनिशियल डायग्राम में देखा था। यस, 2 मियोसिस है यहाँ पे। सो फर्स्ट मियोसिस होने के बाद सिर्फ एन बचा है, अभी वापस से इनका एक मियोटिक डिवीजन हुआ है या फिर मियोसिस हुआ है और अब यहाँ पे बन गए हैं हैप्लॉइड सेल, बट नंबर में हो गए हैं 4। ठीक है, सो ये था मियोसिस
1, सॉरी ये था मियोसिस 2। अभी जो स्पर्मेटिड बन गए हैं, देखो अभी जो स्पर्मेटिड बने हैं ये एक्चुअली फंक्शनल नहीं है, ये बस बन के रेडी हो गए हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये मोटाइल भी नहीं, यानी हलडुल नहीं सकते, हलचल नहीं कर सकते, बस बने हैं और आराम से बैठे हुए हैं, और ये फंक्शनल भी नहीं है। अभी अगर इनसे कुछ काम करवाना है या फिर इन्हें एक्टिवली फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व करना है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इनके काम में यानी कि इनका काम करना शुरू कर दे। यस, सो दैट्स वाई इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है हमें एक फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में, और इसी वाले प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये इसमें का एक सेकंड टर्म है। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्या हो गया है अभी फिर से देख लेते हैं। मैचुरेशन फेज, एक ही किसी सेल को उठाना है जो डिप्लॉयड है, इसका हुआ है रिडक्टिव या फिर मियोटिक डिवीजन। ओके, डिप्लॉयड से अभी हैप्लॉयड है, और हैप्लॉयड 2 सेल से अभी हमारे पास। अभी ये 2 हैप्लॉयड सेल के ऊपर अगेन होता है मियोटिक डिवीजन सेकेंड वाला, और अभी हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल्स बन गए या फिर 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बन गए। ये जो स्पर्मेटिड बने हैं ये मोटाइल भी नहीं है और ये काम के भी नहीं, यानी फंक्शनल भी नहीं है। अगर इनसे काम करवाना है देन हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में। फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ जो होता है या फिर फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ को जो बनाने का प्रोसेस होता है, इसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस कांस्टेंट है आपका, बस स्पर्मियो लगाना है, स्पर्मेटिड नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस यानी जो फंक्शनल वाले स्पर्मेटोजोआ है इनका प्रोडक्शन। अभी इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, सो the spermatid remain held to each other to the Sertoli cell by the cytoplasmic bridge। अभी देखो ये वाला डायग्राम, यस, अभी जो स्पर्म्स बन जाते हैं ये स्पर्म क्या करते हैं, सेल ऑफ सर्टोली, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको पर्पल कलर का इस वाले डायग्राम में, इसमें सभी स्पर्म एक बंच बना के वहीं पे चिपक जाते हैं। ठीक है, यही कहा गया है इस वाले स्लाइड में। पीछे क्यों, यस, ओके, सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मैचुरेशन में स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, अभी ये एक दूसरे के साथ और सर्टोली सेल्स के साथ चिपक जाते हैं बाय अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अभी और क्या हो रहा है भाई इसमें, तो स्पर्म हेड्स जो होते हैं ये अगेन वही सेल ऑफ सर्टोली जो है, ये कॉलम की तरह पर्पल कलर की दिखने वाली सेल, इसके टॉप के ऊपर सभी स्पर्म्स अपने अपने हेड के साथ जाके चिपक जाते हैं। एंड कुछ जो स्पर्म होते हैं इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन यानी बीच वाला पोर्शन है इसके अंदर भी फ्रीली मूव करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वाला पार्ट है कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटिड होता है इनका लेंथ इंक्रीज होता है, फिर उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। ये हम तब देखने वाले हैं जब हम स्टडी करेंगे किसी एक सिंगल स्पर्म का स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, अभी हमें देखना है एक एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। सो कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, बस एक हेड है, थोड़ी सी बॉडी है और इतनी लंबी सी टेल है, यही है एक स्पर्म। सो अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हेड वाला पार्ट, तो हेड में क्या क्या है, हेड में ऊपर है एक्रोसोम, उसके नीचे है एक न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के नीचे एक छोटा सा ग्रीन कलर का आपको डॉट दिखाई देगा विच इज डिस्टल सेंट्रियोल। सेल ऑर्गेनेल की बात करें, सो जो नीचे वाला पार्ट है जो कि नेक पार्ट है या फिर जो गर्दन वाला पार्ट है इसका, सो इसके अंदर प्रेजेंट है, बाद में देखो एक्चुअली यहाँ पे नेक में नहीं दिखाएगा, दिस शुड बी द नेक। सो इस मिडल पीस में है माइटोकॉन्ड्रिया, इतना लंबा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, यस, इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ एनर्जी। सो सेम यहाँ पे भी इसका वही काम रहने वाला है। अभी जो इतना लंबा सा ये पोर्शन है ये है टेल, जो कि हेल्प करता है उसे स्विमिंग करने के लिए। ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल पीस, थोड़ा सा ऊपर वाला, और एकदम एंड वाला है एंड पीस। यही है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, इट इज वेरी सिंपल। फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी बात करेंगे हेड की या फिर सर की ऑफ अ स्पर्म के। स्पर्म के हेड में क्या होता है, सो इसका हेड सबसे पहले शेप में ओवल होता है, यानी अंडे की तरह होता है, और इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ऑब्वियसली भाई ये क्या है, गैमेट है, दैट्स वाई ये हमेशा हैप्लॉइड रहेगा, न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड ही है। एंड
इट कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के ऊपर वहां पे कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पर्पल या फिर ब्लू कलर में है, आपके बुक में दिया हुआ, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। और ये किस तरह से बनता है? ये बनता है बाय द गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडीज के मिलने से बनता है ये एक्रोसोम। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सो एक्रोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पे है? ये होता है किसी एक एक्रोसोम में। एंड हाइलुरोनिडेज एंड अगेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स लाइक झोनालाइसिन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। और क्या क्या प्रेजेंट है? देखो जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर काफी सारे एंजाइम्स जमा करके रखे हुए होते हैं। ये क्यों होते हैं? जैसे अगर हमें कुछ प्रोटेक्ट करना है हमारे घर को, या फिर पहले ज़माने में कुछ राजा महाराजा थे, सो इनके अगर किलों को प्रोटेक्शन देना होता था तो ये क्या करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राई करते थे कि भाई अपना किला ही पानी या समंदर में बना दो, ताकि दुश्मन अंदर आने से पहले उसको बाहर ही मार दिया जाए, उसे भागने के लिए जगह ना मिले। सो उसी तरह से जो एक्रोसोम होता है, इसमें इतने सारे एंजाइम होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज जो स्पर्म है इसे किसी एग तक जाना है, एग के अंदर घुस के फ्यूजन करना है, बस सिंपल। ठीक है। सो अगर ये वाला स्पर्म किसी एग को मिल रहा है, सो एग के ऊपर का छिलका तो इसे तोड़ना पड़ेगा। उसे तोड़ने के लिए जो जो एंजाइम्स चाहिए वो सभी एंजाइम इस एक्रोसोम में काफी समय से स्टोर होते हैं। ये एंजाइम्स कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एंजाइम्स है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ओके डन, द नंबर 1। नेक्स्ट है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है। एंड देन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन सिंपल जो एग के छिलके का प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, ये है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो इस एक्रोसोम के अंदर स्टोर होता है। और अगेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में भी दो टाइप्स है, एक है झोनालाइसिन्स और एक है कोरोना। ये कोरोना अपना कोरोना नहीं है जो आके गया था, ओके, ये कोरोना अलग ही है, एंजाइम है ये, ठीक है। सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में होता है झोनालाइसिन एंड कोरोना, जो कि पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहलाते हैं। सो ये है अबाउट द हेड ऑफ द स्पर्म। अभी चलो हेड के बाद चलना है आगे नेक की तरफ। सो नेक क्या है? ये सबसे शॉर्ट वाला रीजन है, इट इज़ वेरी शॉर्ट रीजन, जिसके अंदर होता है सेंट्रियोल। यस, ये दिख रहा है आपको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि इतने से इतने से पार्ट में होता है। ये है नेक वाले रीजन में, ठीक है। इसके आपको बस नाम भी याद रख दें सफिशिएंट है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक से आगे है मिडल वाला पीस बीच में, जहाँ पे इतना लंबा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सो ये एक एक्सियल फिलामेंट है, फिलामेंट यानी एक लंबा है, स्ट्रेट वाला पोर्शन है। और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल नेचर में है, यानी जिस तरह से हमारी स्प्रिंग होती है गोल 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 गोल, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ गोल 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 वाले रीजन में है। और कितने स्पाइरल टर्न्स है इसमें? 10 से लेकर 14 तक स्पाइरल टर्न्स है, ओके। एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी नेसेसरी फॉर द मूवमेंट। अगेन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, चाहे फिर किसी में भी हो, इसका एक ही काम होता है कि इसको एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, ओके। ओके, सो ये था अबाउट द मिडल पीस। अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हमें जाना है टूवर्ड द टेल। टेल की तरफ, पूंछ की तरफ शिफ्ट टकड़े। सो क्या है भाई टेल? सबसे पहले आपने अगर डायग्राम में देखा होगा तो टेल का रीजन सबसे ज्यादा लंबा होता है इन स्पर्म, सो दैट्स व्हाई टेल सबसे ज्यादा लॉन्ग है, सिलेंड्रल है या फिर सिलेंडर शेप में है। टैपरिंग पार्ट होता है, यानी कि एंड में जाके ये टैपर चिपक जाता है, बंद हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इसे कहा जाता है टैपरिंग पार्ट। सो इसमें टैपरिंग पार्ट भी होता है। अगेन भाई इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ओके। देन इसके अंदर और फाइन थ्रेड एंड एक्सियल फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये कहाँ से आते हैं? सो ये आते हैं फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल हमने देखा था नेक वाले रीजन से, वहां से स्टार्ट होते हैं ये फाइबर्स और टेल में आकर के फिनिश होते हैं, ठीक है। सो इट इज पार्टली सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। मेन पीस जो होता है इसका, ये प्रिंसिपल पीस, इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये है अबाउट द टेल। और द पार्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंड पीस। जो एंड वाला पीस है जो कि टैपरिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी यहाँ पे बस जो बाहरी वॉल्स थे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसके इंटरनली साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म पूरा फिनिश होगा। दैट्स व्हाई ये जो लास्ट वाला पार्ट ऐसे चिपक जाता है एक दूसरे को, इसलिए इसे एंड पीस कहा जाता है। सो ये था लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म,
अभी चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरफ, जो है oogenesis। सो oogenesis में क्या होता है अभी? सो oogenesis यानी कि आप लोग इसके नाम से देख सकते हो, डबल ओ, इसका मीनिंग होता है अंडू, अंडा, एग। ओके, सो oogenesis ये होता है इन द फीमेल्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल oogenesis का क्या मीनिंग है कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना या फिर एग सेल का फॉर्मेशन करना। ओके, सो ये भी वापस से कैसे बनने वाला है? जो जर्मिनल इपिथेलियम थे डिप्लॉयड, इसका कन्वर्जन हो जाएगा और ये फिर सिंगल एन या फिर हैप्लॉयड oogonia ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? इसमें मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों भी प्रोसेस आते हैं। एंड जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने 3 स्टेजेस देखे थे, सेम यहाँ पर भी है, मल्टीप्लिकेशन है, ग्रोथ एंड देन एट द एंड मैच्योरेशन। तीनों भी फेजेस से में, बस थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं oogenesis। ओके, oogenesis का डायग्राम देखने में काफी इजी लगता है। ओके, सो यहाँ पे है जर्मिनल सेल्स जो कि है 2n। ओके, डिप्लॉयड जर्मिनल सेल है, इनका हुआ है मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ 1 से बन गए 2, अगेन एक बार मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 से बन गए अभी 4। अभी ये जो 2 से 4 बने हैं, अभी तक ये 2n या फिर डिप्लॉयड वाले स्टेज में ही होते हैं। अभी इनमें से किसी एक का आगे ग्रोथ फेज हो रहा है या फिर वो आगे खा पी के मोटा होने वाला है। यहाँ पे फिर ये है प्राइमरी oocyte, फिर अगेन इसका मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद इसमें से 2 सेल्स बनते हैं, एक होता है थोड़ा सा बड़ा सेल और एक होता है थोड़ा सा छोटा। जो थोड़ा सा छोटा है इसे पोलर बॉडी कहा जाता है, जो कि यस हैप्लॉयड है। एंड ये वाला जो होता है ये होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉयड ही होता है नेचर में, ठीक है। एक है पोलर बॉडी, एक होता है सेकेंडरी oocyte। अभी आगे के रिएक्शन में क्या होता है, ये वाला जो oocyte होता है इसी का एक ओवम में कन्वर्जन हो जाता है। ओवम यानी अभी यहाँ पे क्या है, ये हमारा है हैप्लॉयड फीमेल गैमेट। और अगेन जो पोलर बॉडी होती है इनका मियोसिस होके और एक पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बन जाती है। सो अगेन ये एक सुपरफिशियल देखा हमने, अभी हमें इसे डिटेल में स्टडी करना है। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम चलते हैं नेक्स्ट। सो आता है पहला वाला मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसमें 1 सेल से 2 और 2 से 4 बनने वाले हैं। सो सिंपल, जो प्राइमरी जर्मिनल सेल्स थे, प्राइमरी जर्मिनल सेल यहाँ पे आने वाले हैं, जो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं वो वाले प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। सो ये थे पहले डिप्लॉयड थे, फिर इनका होता है माइटोसिस या फिर माइटोटिक डिवीजन, जिसके कारण वहाँ पे मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल या फिर oocells बन जाते हैं, और जो कि मिलियंस है। ओके, मिलियंस बनने वाले हैं और ये सब डिप्लॉयड ही होते हैं। दे ऑल आर द डिप्लॉयड इन द नेचर। और ये जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस कब होने वाली है? ये सब प्रोसेस होती है जब कोई फीटस फीमेल है और उसका बर्थ भी नहीं हुआ है, अभी वो मदर के वूम में ही है, उसी टाइम पे उसके ओवरी में इतने सब चेंजेस होते हैं या फिर ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन सेकेंड वाला ग्रोथ का जो फेज होता है, सो इसमें क्या होता है, कुछ oogonia जो होते हैं ये स्टॉप कर देते हैं इनका डिवीजन, और ये बिगिन कर देते हैं या फिर स्टार्ट कर देते हैं इनका साइज एनहांसमेंट। सेम जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि जो वाले सेल आगे सेल डिवीजन को रोक देते हैं और अभी आराम कर रहे हैं, सो खा पी के मोटे होने वाले, सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर अभी इनका साइज बढ़ जाता है और प्राइमरी oocyte बनता है, जो कि डिप्लॉयड है नेचर में, दैट इज 2n। ओके, नाउ जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स थे, सेलुलर ऑर्गेनेल्स यानी जो सेल में और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइक ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, देन माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब का भी नंबर बढ़ जाता है। ये सब कहाँ होने वाला है? ये सब सिर्फ प्राइमरी oocyte में होने वाला है। प्राइमरी oocyte कौन है? जिन सेल्स ने या फिर जो oocytes अपना खाना पीना बढ़ाकर आराम कर रहे हैं, उन्होंने सेल डिवीजन को रोक दिया है, इन सभी से बनने वाला है हमारा प्राइमरी oocyte। ओके, सो ये था ग्रोथ फेज। अभी आती है मैचुरेशन फेज। जिस तरह से हर एक फीमेल कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसी तरह से फीमेल का हर एक प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड है। नेचर से ही हुआ, इसके लिए कोई भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो इस वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का जो पार्ट है इसमें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैचुरेशन फेज में क्या हो रहा है। सो ये सब स्टेप्स है। सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स है विथ हैप्लॉइड नंबर एंड क्रोमोसोम 23। सो मैचुरेशन फेज में अभी जो सेल एंटर होता है या फिर जो oocyte एंटर होता है,
ये होता है 23 क्रोमोसोम यानी सिंगल एन। ठीक है, ये कैसा है, ये है हैप्लॉइड नेचर में। अभी हैप्लॉइड नेचर में से आगे चल के क्या होता है, डिवीजन होता है, बट ये डिवीजन अनइक्वल होता है, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। ठीक है, सो अभी जो बड़ा वाला सेल है ये भी हैप्लॉइड है और जो छोटा है ये भी हैप्लॉइड है या फिर एन। ओके, नाउ जो लार्ज वाला सेल होता है ये वाला, इसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। जो अनदर सेल है यहाँ पे अभी ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये मियोसिस 2 में एंटर नहीं करने वाली। अभी जो प्रोसेस होने वाला है वो हम इस सेकेंडरी oocyte के साथ करेंगे। सो सेकेंडरी oocyte के अंदर होता है मियोसिस सेकेंड होता है और फिर मेटाफेज 2 भी हो जाता है और वहां जाके इनका सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। ठीक है, क्या हुआ है, सबसे पहले जो हैप्लॉइड oocyte था ये आ गया है भाई इधर और इसका हुआ है अनइक्वल डिवीजन जिसने 2 डॉटर सेल्स दिया है, एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। जो बड़ा वाला है इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलने वाले हैं, जो छोटा सा है इसे हम बोलने वाले फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, फिर अभी जो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी बना है इसका मियोसिस सेकेंड नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा आराम कर देगा। अभी नेक्स्ट जो भी करना है ये करो इस सेकेंडरी oocyte के साथ। सेकेंडरी oocyte के अंदर हो रहा है मियोसिस सेकेंड एंड उसके बाद होता है मेटाफेज 2, मतलब मेटाफेज 2 में ही ये स्टॉप हो जाता है। नाउ इस डिवीजन इज फर्दर स्टॉप और अरेस्टेड एट दिस स्टेज। मेटाफेज 2 के बाद इसके डिवीजन को स्टॉपेज लग जाता है या फिर रुक जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आए ये सब पॉइंट्स। एट द एंड आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट से इस वाले का, ताकि आपको ईजी रहे पढ़ने के लिए। ठीक है, सो मेटाफेज सेकंड में हमारा जो ये सेकेंडरी oocyte था, ये जो बड़ा वाला सेल था ये रुक गया है। ओके, ये है हमारा बड़ा वाला oocyte, सेकेंडरी सेल रुक गया है भाई। ये कहाँ पे रुका है, ये रुका है मेटाफेज सेकंड में। अभी क्या होने वाला है, ठीक है, अभी ये जिस स्टेज पे है अगर यहाँ पे इसको स्पर्म नहीं मिलता है, स्पर्म क्यों चाहिए, स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन सिंपली जब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होने वाला है किसी फीमेल का, जिस टाइम पे उसके यूटेरस में से काफ़ी कुछ मटेरियल बाहर फ्लो आउट हो जाता है। सो अगर इस वाले सेल का भी इस वाले सेल का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन सिंपली ये जो इतना मेहनत करके मोटा ताज़ा ये सेल बनाया था ये सेल भी फ्लश आउट हो जाएगा विद द ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुअल फेज। बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन क्या होने वाला है। सो अभी हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अभी क्या होता है, द ओवम जो कि हैप्लॉइड होता है ये फंक्शन करता है एज अ फीमेल गैमेट। ये वाला जो पोर्शन है अभी ये फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा अगर उसको स्पर्म आके मिलता है या फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने वाला है तब। अभी इन दिस डिवीजन ऑल्सो यहाँ पे अगेन अभी 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स बनने वाले हैं एंड इन 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स में से जो कि बड़ा सेल रहने वाला है, यस अनइक्वल सेल बनने वाले हैं। जो बड़ा सेल है ये है ओवम। ठीक है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम। ठीक है, एक है बड़ा सेल जिसे हम कहने वाले हैं ओवम एंड एक स्मॉल सेल बनने वाला है अगेन, इस बेचारे को हम बोलने वाले हैं सेकेंड पोलर बॉडी। इस वाले स्टेज पे भी ये दोनों हैप्लॉइड है यानी कि सिंगल एन है। नाउ अभी ये जो फेज होती है ये कंप्लीट कब होने वाली है, ये कंप्लीट होने वाली है अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड इसका लोकेशन रहने वाला है एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला हमने देखा था जो फैलोपियन ट्यूब थी इस तरह से हाथ के शेप की। सो जो बीच वाला पोर्शन था इसे हमने एम्प्यूला कहा था। सो इन दैट पोर्शन क्या होता है, यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte था, सो सेकेंडरी oocyte का अगेन एक अनइक्वल डिवीजन होकर ये वाला ओवम बनता है जो कि एक्चुअली फीमेल गैमेट है। ठीक है, ये कहाँ पे होने वाला है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन फैलोपियन ट्यूब में ये सब प्रोसेस होने वाला है, अदरवाइज नहीं। ओके, एंड अभी क्या होता है यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर पहुँचने के बाद जो मियोसिस या फिर जो मियोसिस 2 यहाँ मेटाफेज में अटक गया था, रुक गया था, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे फिर रिज्यूम होने वाला है या फिर से स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे इसको छोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ पे छोड़ा था, मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज 2, यहाँ पे ये वाला सेल डिवीजन रुक गया था। अगर कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इस ओवम के साथ कोई स्पर्म आके मिल गया है एंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है
देन उस वाले स्टेज पे मियोसिस सेकेंड का जो मेटाफेज में अटक गया था, वहाँ से ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट होने वाली है। एंड देन ये कब होने वाला है? इट विल हैपन ओनली, ये सिर्फ अगर स्पर्म मिलता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है उसी टाइम पे ये होने वाला है। सो ये था मैचुरेशन फेज ऑफ oocyte या फिर फीमेल गैमेट का मैचुरेशन फेज। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट में क्या होने वाला है, देखो एक हैप्लॉइड oocyte जो आया था सिंगल एन, ओके, उसके साथ डिवीजन होता है एक, जिसमें दो अनइक्वल सेल्स बनते हैं या फिर दो अनइक्वल डॉटर सेल बनने वाले हैं। जो बड़ा वाला सेल है सेकेंडरी oocyte है, जो छोटा वाला सेल ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये मियोसिस के साथ नहीं जाती, बट जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना था इसके साथ होता है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज 2 में जाके रुक जाता है। अभी ये अटक गया है, वहाँ पे रुक गया है, ठीक है, बस इतना ही है। अगर फिर अभी आगे चल के ये वाला जो सेल बना हुआ था हमारा सेकेंडरी oocyte, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है या फिर वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट नहीं है, देन ये वाला सेल बन के कोई भी फायदा नहीं है। मेंस्ट्रुअल फेज में उस फीमेल के बॉडी से ब्लीडिंग के थ्रू ये बाहर आ जाएगा एंड इट विल फ्लश आउट, इसका कोई भी यूज़ नहीं। बट अगर वहाँ पे उस ओवम को मिलने कोई स्पर्म आता है और वहाँ पे फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, देन आगे का प्रोसेस होता है। क्या होने वाला है आगे का प्रोसेस? अगेन फिर यहाँ पे इसके साथ एक मियोटिक डिवीजन होगा और ये वाला सेल अगेन दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगा। और जो फर्स्ट वाला है या फिर जो थोड़ा सा बड़ा है इसे ओवम कहा जाएगा, जो एक्चुअली एक फीमेल गैमेट है। अभी भी ये कम्प्लीटली फीमेल गैमेट नहीं बना है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन एम्प्यूला जो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, उस पार्ट में स्पर्म से मिलने के बाद यहाँ पे इस ओवम का कन्वर्जन होता है एक एक्चुअल फीमेल गैमेट में। और ये सब तभी होने वाला है अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होने वाला। सो ये है मैचुरेशन फेज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी सेकेंडरी oocyte जिसके बारे में इतने गुणगान गाए हैं, भाई ये कैसा होता है? सो इसका एक सुंदर सा डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है। सो ये एक अनफर्टिलाइज एग है जिसे सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे एक पिंक वाला पोर्शन है जिसे कहा जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाहर वाला एक लेयर है जो कि है पेरीविटेलाइन स्पेस। देन इसके बाद में ये कुछ ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर रखे हुए हैं। सो ये जो पत्थर वाला लेयर है इसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा और इंटरनल वाली ये जो पेरीविलाइन स्पेस है, इसके बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, इसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा कहा गया है। उसके बाद में यस, जो हमने फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में सुना था, सो ये इधर इतना सा है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। देन जर्मिनल वेसिकल, यानी ऊपर वाला यहाँ पे गोल अंडा जैसा दिख रहा है, ये है जर्मिनल वेसिकल। सो ये है एक सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं इसके बारे में। सो सेकेंडरी oocyte होता है नॉन क्लिडोइक। अभी नॉन क्लिडोइक क्या है? सो नॉन क्लिडोइक का मीनिंग होता है सिंपली विदाउट शेल, यानी कि बाहर का कोई भी परत आवरण नहीं है, इसे कहा जाता है नॉन क्लियोडिक। एंड इट इज ऑल्सो, या फिर इसका मीनिंग होता है विदाउट शेल। देन अगेन माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल का क्या मतलब है कि इसमें योल्क प्रेजेंट है, बट काफ़ी छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है। योल्क यानी हम जब अंडा फोड़ते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, उसमें जो येलो कलर का पार्ट होता है दैट इज योक, ठीक है। सो इस वाले उस साइड में योक प्रेजेंट होता है, बट काफ़ी थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितना थोड़ा अमाउंट? इतना थोड़ा कि ये बस होता है नियर अबाउट 0.1 mm या फिर 100 माइक्रोन इन द साइज, ठीक है। ये है योक का साइज एंड इट इज राउंडेड। ये राउंड है, नॉन मोटाइल है और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। ये वाला स्टेज भी हैप्लॉइड ही होता है, ठीक है। सिंगल एन वाला स्टेज है, ये नॉन मोटाइल है, ये मूवमेंट नहीं करने वाला, ओके। अभी बात करते हैं इस एग के न्यूक्लियस की, जो कि साइज में बड़ा है और इसे जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है, ओके। जर्मिनल वेसिकल, कैन यू सी दिस पॉइंट? ये है जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल यानी क्या है? ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसे जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। अभी जो टिपिकल न्यूक्लियस होते हैं या फिर जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं,
ये कब बनने वाले हैं? अभी ये जर्मिनल वेसिकल है, बट इसका जो टिपिकल है फिर जो नॉर्मली न्यूक्लियस होता है, ये कब बनने वाला है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही ये बनने वाला है। जो इसका साइटोप्लाज्म है इसे कहा जाता है सिंपली ooप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर सेल का लिक्विड है, अगर साइटोप्लाज्म एग की बात करें, सो दैट्स वाई एग को ऊ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डबल ओ से, सो सिंपली ooप्लाज्म। इसका मीनिंग होता है कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है इस वाले ओ साइट में, इसे ooप्लाज्म कहा जाता है। बट इसके अंदर कोई भी सेंट्रियोल नहीं है और इसके वेरियस कवरिंग्स है। ओके, इसके जो लेयर्स है ये वेरियस है। कौन कौन से लेयर्स है इसके? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन पत्थर वाले इंटरेस्टिंग लेयर की, जिसका नाम है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ये जो पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा पिंक शेड में, दैट इज कोरोना रेडिएटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है इसकी बाहर की। इसके अंदर होता है ज़ोना पेलुसिडा, उसके अंदर होता है पेरीविटल स्पेस, और उसके अंदर जो डार्क पिंक कलर में ये जो मेन दिखाई दे रहा है ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन। सो यही इसके लेयर्स है या फिर कवरिंग से जो हमें आगे और देखने हैं। ठीक है, सो एग मेम्ब्रेन जो होता है इसी को कहा जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये अंडे के ऊपर का मेन वाला लेयर होता है। इसका क्या काम है? ये कुछ प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करता है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करने के बाद ये आउटसाइड का जो ज़ोना पेलुसिडा वाला पोर्शन है इसको बनाता है। ज़ोना पेलुसिडा यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, कैन यू सी दिस बेटा? गुड। सो ये जो थोड़ा सा आपको रेड लाइन में दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन ज़ोना पेलुसिडा कहलाता है। ये क्यों बनने वाला है? बिकॉज इसका जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो एग का मेम्ब्रेन है, ये कुछ नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनस पार्ट को सिक्रीट करता है, और यही आगे चल के बनाने वाला है आपका ज़ोना पेलुसिडा वाला लेयर। नाउ अभी ज़ोना पेलुसिडा के बाहर कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये एक के बाद एक बस लेयर ही आपको बताए गए हैं कि कौन से लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है। ये जो सेल्स होता है ये कहाँ से आए हैं? ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स से बने होते हैं। ज़ोना पेलुसिडा ग्रैनुलोसा सेल से बने होते हैं जो इनर मोस्ट होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं बाय द हाइलुरोनिक एसिड या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड या फिर हाइलुरोनिक एसिड नाम के केमिकल के कारण कोरोना रेडिएटा के सभी सेल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। अभी बात करते हैं आगे के स्पेस की, जो कि जिसे कहा जाता है पेरीविटेइन स्पेस, ये वाला पोर्शन अगेन। ठीक है, सो इस वाले पोर्शन में क्या होता है? सबसे पहले जो पेरीविटेलाइन स्पेस होता है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड आपका जो कोरोना रेडिएटा है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनने वाली है वो यहीं पे लाई करती है। कैन यू सी दिस क्लियरली? देखो यहाँ पे है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये पूरा एग वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे जो थोड़ा सा एलिवेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रहने वाला है फर्स्ट पोलर बॉडी। सो फर्स्ट पोलर बॉडी कौन से वाले स्पेस में रहती है? ये जो बाहर रेड लाइन से बनाया हुआ स्पेस है, जिसे हम कह सकते हैं ये है पोलर बॉडी, जो कि रहने वाली है पेरीविटेलाइन स्पेस में। पेरीविटेलाइन स्पेस कौन सा है? ये वाला रीजन पूरा। ठीक है, ये जो रेड लाइंस में दिखाया या दिस वन। सो इस पेरीविटेलाइन रीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहने वाला है? प्राइमरी या फिर जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अभी जो एग सेल्स होते हैं इनमें कुछ पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मीनिंग होता है जैसे हमारे अर्थ के दो पोल से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसी तरह से एक एग में भी पोल्स होते हैं। ठीक है, सो सिंपल ये है एक अंडा या फिर एक है एग। अभी जो साइड जिसमें जर्मिनल वेसिकल होता है एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, इसे एनिमल कहा जाता है, और इधर है जर्मिनल वेसिकल और इधर से है हमारा पोलर बॉडी। ठीक है, सो ये इसको हाफ कर दो, दो टुकड़े कर दो। सो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है एनिमल पोल, और जो दूसरा वाला है इसे कहा जाता है वेजिटल पोल। जर्मिनल वेसिकल यानी क्या है? इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, और जो पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है, अगेन इसको हम लास्ट वाले हमारे इसके डायग्राम में देख सकते हैं। यस, सिंपली। सो
अगर हमने इस वाले पोर्शन को कंसिडर किया, यहाँ पे हमारा प्राइमरी या फिर जो फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये है जर्मिनल इपिथेलियम, सो इसका अगर इस तरह से हाफ सेक्शन करते हैं, देन यहाँ पे निचला वाला पोर्शन जिसमें ये दोनों भी प्रेजेंट है ये होगा एनिमल पोल, और इसके ऊपर वाला जो है ये होगा वेजिटल पोल। ठीक है, अभी हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे साथ बनी रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले इस फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को, और देखते हैं कि स्पर्म और एग सेल किस तरह से मिक्स होकर एक नई लाइफ बनाने वाले हैं। सो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली पूरे सीरीज में देखते रहिए। अगर कोई डाउट एंड क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।